गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां हम फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं, जैसा कि आप सभी घर पे बैठे हुए और आप सभी को परिचित हो आप कि इस कोरोना महामारी के चलते हुए हम सभी की जो स्टडी है वो रुकी हुई है और उस समय आप सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी नुकसान को थोड़ा कम करने के लिए हम थोड़ा आपके लिए प्रयासरत हैं, आपकी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए आगे चलते हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज फिजिक्स की एक नई क्लास, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। पहले मैं आपको फिजिक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था कि आपको 12th क्लास के अंदर फिजिक्स में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप सभी से जब भी मैं कोई क्लास लेता हूँ तो पहले उस फिजिक्स के उस चीज़ के बारे में डिटेल से पहले बताना पड़ता है। देखिए, फिजिक्स जो है 12th क्लास की फिजिक्स को दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर 10 चैप्टर है और जो सेकंड बुक है उसके अंदर 7 चैप्टर है। तो टोटल मिला के हमारे जो चैप्टर की संख्या है वो 17। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनके बारे में आप धीरे धीरे अध्ययन कीजिए, आराम से कीजिए, घर बैठ के आराम से इसमें आप अध्ययन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ अपने प्रथम चैप्टर की। तो आप सभी लोग तैयार रहिए। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ कि फर्स्ट चैप्टर नाम जिसका विद्युत क्षेत्र आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पे आप सभी ने देख लिया होगा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के परिचय के साथ। देखिए, परिचय के अंदर क्या होता है, पहले हमें चीजों को जानना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र होता है वो है क्या, किस चीज से बना होता है, विद्युत क्षेत्र बनता है किस तरीके से। देखिए, आप जब 11th में भी पढ़ चुके हो कि क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें आपने विद्युत क्षेत्र इस चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, परिचय में आपको बता देता हूँ। 600 ईसा पूर्व एक ग्रीस के एक वैज्ञानिक हुए थे, थेल्स जिनका नाम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने एक एबोनॉइड को एक कांच की छड़ से रगड़ने पर उन्होंने देखा कि जो कांच की छड़ है वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसमें एक नए तरह का आवेश उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न हो जाने की वजह से एक नया व्यवहार शुरू हो जाता है। तो इसी को आप लोग विद्युत क्षेत्र एक नया बन जाता है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। इस अध्याय में हम लोग विद्युत स्थिर विद्युत की बात करेंगे। ठीक है, स्थिर विद्युत की बात। देखिए, विद्युत आवेश, विद्युत जो है आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब स्थिर विद्युत होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जो गतिमान आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि जो स्थिर विद्युत है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और जो गतिमान स्थिर या गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, टॉपिक फर्स्ट पर चलते हैं। इस फर्स्ट टॉपिक में आज से चैप्टर आपका शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत में आपका जो सबसे पहले समझाने जा रहा हूँ वो है आवेश। देखिए, आप लोग जानते हो आवेश क्या, क्वेश्चन होता है यहाँ पहला प्रश्न होता है, सभी लोग आवेश पढ़ा देते हैं लेकिन आवेश को समझाते नहीं कि आवेश एक्चुअल में है क्या। आपको जानना जरूरी है कि आवेश होता है। आपको बता देता हूँ आवेश क्या है। किसी पदार्थ का, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई कण नहीं होता। आवेश कोई पदार्थ नहीं होता, कोई कण नहीं होता। ये किसी भी पदार्थ या कण का, किसी भी द्रव्य का एक व्यवहार होता है, या जैसे आप गुण कह सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूं आपके सामने। आवेश क्या है, आवेश कोई कण नहीं है, कोई द्रव्य का, कोई पदार्थ या कोई किसी भी तरह की वस्तु नहीं होती। आवेश उस वस्तु, उस पदार्थ का एक व्यवहार, एक गुण होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का व्यवहार होता है उसी को हम विद्युत आवेश कहा जाता है। आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी टॉपिक में परिभाषा आती है घर्षण विद्युत प्रवाह। आपने जब नोट्स को पढ़ा होगा, आपने जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक लिखा होगा घर्षण विद्युत प्रवाह के बारे में। देखिए, यहाँ पर इस शब्द से साफ पता चलता है कि घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। अर्थात किसी भी वस्तु के अंदर विद्युत को या विद्युत आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया काम आ रही है, प्रक्रिया जो संचालित होती है वो है घर्षण की प्रक्रिया। मैंने आगे आने वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि पदार्थ को कितनी तरीके से विद्युत में किया जा सकता है, यानी कि पदार्थ में कितने तरीके से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, विद्युत आवेशों का प्रवाह किया जा सकता है, जिसमें पहली विधि आप पढ़ोगे घर्षण की विधि। और अभी इसी एक परिभाषा है आपके सामने लिखा हुआ है घर्षण विद्युत प्रवाह। आप शब्द से समझ सकते हैं, यहाँ पे प्रभाव बन रहा है लेकिन वो घर्षण की प्रक्रिया
प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा एक विद्युत उत्पन्न हो रहा है, उस वस्तु में विद्युत में हो रही है, तो इसको हम ऐसे प्रभाव को हम कहेंगे घर्षण विद्युत प्रभाव। चलिए आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, आप जब नोट्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक, एक डेफिनेशन लिखी होगी नीचे की तरफ, विद्युत आवेश। आप उस पर नजर डालिए और उसमें एक परिभाषा लिखी हुई है। उस परिभाषा को मैं एक बार बोल के आपको सुना देता हूँ कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के विद्युत में हो जाने पर वो एक अलग व्यवहार या गुण उत्पन्न करता है, उसी गुण या व्यवहार को कहा जाता है विद्युत आवेश। मैंने शुरुआत में बताया था कि विद्युत आवेश कण नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं होता, ये वस्तु या कण का एक व्यवहारिक गुण होता है। ठीक है, जिसके वजह से एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो गई, आप दोबारा बना के देखिए। अगर किसी पदार्थ में कोई भी क्षेत्र या आवेशों के प्रभाव की वजह से एक नया व्यवहार या एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उसी गुण को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। टॉपिक फर्स्ट में आप दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा वीडियो को तो सुन सकते हैं मेरी को। एक बार मैं आपके लिए और रिपीट कर देता हूँ। चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। आवेश क्या है? आवेश किसी भी कण या पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे अगला डेफिनेशन आता है घर्षण विद्युत प्रभाव। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऐसा प्रभाव जो किसी वस्तु में विद्युत उत्पन्न करता है, लेकिन घर्षण की प्रक्रिया से, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, देखिए घर्षण, अर्थात किसी पदार्थ को विद्युत में बनाना, विद्युत उत्पन्न करना घर्षण के प्रभाव की वजह से, घर्षण की प्रक्रिया से, तो इस प्रकार के प्रभाव को कहा जाता है घर्षण विद्युत प्रभाव। वस्तु को आवेशित करने या विद्युत में बनाने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, जिनमें से एक प्रक्रिया है घर्षण की प्रक्रिया। अगला टॉपिक मैंने आपको बताया, अगला डेफिनेशन आप देख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, विद्युत आवेश लिखा हुआ। विद्युत आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का या किसी भी द्रव्य या वस्तु का विद्युत में या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाना या उसके द्वारा कोई भी क्षेत्र उत्पन्न करना, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है आप वीडियो को बार-बार देखिए और हमें लिंक पर कमेंट जरूर कीजिए, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी आई है तो हम लोग उसे दोबारा से अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपके अध्ययन को आगे ले चलते हैं। और टॉपिक फर्स्ट में मैंने आपको कुछ बातें क्लियर की, आवेश बताया, विद्युत आवेश, घर्षण विद्युत प्रभाव, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताया। अगर आप पढ़ के देखिए, समझ में आए तो आप उसे समझिए, अगर ना आए तो आप अपनी अगली वीडियो में हमें कमेंट जरूर करना, जिससे हमें पता चले कि हमारे कमी कहाँ है। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत क्षेत्र, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके टॉपिक नंबर 2 के बारे में। मैं आपको टॉपिक वाइज आपका पूरा चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आप इस चैप्टर में टॉपिक कितने हैं और आप कितने टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हो और कितने आपके टॉपिक्स बचे हुए। तो आप नंबर आता है टॉपिक सेकंड का। देखिए आप सबके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ आवेशों के प्रकार। ठीक है, आपने पहले टॉपिक में सबसे पहले अध्ययन किया आवेश क्या है, और अब सेकंड टॉपिक में आप अध्ययन करेंगे आवेशों के प्रकार के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आप देख सकते हैं आप मैंने लिखा हुआ है 2 प्रकार। ठीक है, आप सभी के सामने लिखा हुआ है 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपको पहला प्रकार दिखाई दे रहा होगा धनात्मक आवेश और दूसरा प्रकार दिखाई दे रहा होगा ऋणात्मक आवेश। आवेश कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पहले भी आप अपनी निचली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हो। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा 12th चैप्टर में, 11th क्लास में भी आपने कई चैप्टरों में इस आवेश के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपने कई बार पढ़ भी लिया होगा कि आवेशों के प्रकार आप सभी जानते हैं, आसान टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले आप एक नई बात आप पढ़ेंगे कि आवेशों के जो प्रकार है उनका नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। आई बात समझ में? आपको किताब में ये कई बार क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन एक नई जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आवेशों के जो प्रकार हैं उनको एक नामकरण उनको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बात जरूर याद रखिए, हो सकता है पेपर में ना आए लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। कई बार टीचर पूछ लेते हैं हम लोगों से, कई बार कि आवेशों के प्रकार हैं उनका नामकरण देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक हुए थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। देखिए मेरे नोट्सों में आप लोगों ने पढ़ रहे होंगे टॉपिक नंबर 2 के 2 परिभाषाएं उनमें अलंकृत की गई, 2 परिभाषाएं रखी गई। मैंने इंपॉर्टेंट परिभाषा रखी। पहली चाल, ठीक है, मैंने किताब की किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, किताब का संपूर्ण अध्ययन मैंने नोट्सों में कन्वर्ट कर दिया। आप नोट्सों को अच्छी तरह पढ़िए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक नहीं रह जाएगा। अगर आपके पास बुक है, आपके पास किताब है, तो आप उनमें पढ़ के देखिए, आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो उन नोट्सों में लिखी हुई है।
ठीक है, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप जरूर बताइए। अब बात करते हैं हम लोग चालक के बारे में, ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है आप सभी बच्चे, जैसा कि सर ने भी कह चुके हैं कि आप सब हीरे और हीरा जानता है उसकी कीमत, तो इस तरीके से आप लोग भी समझते हैं कि भाई कंडक्टर क्या है। कंडक्टर माने चलाने वाला, चालक। ये शब्द हम लोग अपने दैनिक जीवन में कई बार सुनते हैं। चालक नाम से पता चल रहा है, इसे बताने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों के लिए चालक किसे कहते हैं, ठीक है। तो चालक की परिभाषा रटनी नहीं, समझनी है, बनानी है, इसे बनाना सीखना है आपको कि चालक कहते किसे। अगर कभी कोई आपसे पूछ ले भाई चालक क्या, तो आपको नाम से ही पता होना चाहिए कि चालक किसे कहते हैं। चालक माने चलाने वाला। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ, ऐसे द्रव्य है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो सकता है, मुक्त आवेश इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो सकता है, उन्हीं वस्तुओं को कहा जाता है चालक। मैं अपनी परिभाषा एक बार और रिपीट कर देता हूं आप सबके लिए। चालक, देखिए मैंने कहा ना द्रव्य, द्रव्य के अंदर वस्तु के तीनों प्रकार आ जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सभी प्रकार की वस्तुएं जिनमें मुक्त आवेश या इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है उन्हें चालक कहा जा सकता है। उस परिभाषा को आप दूसरी तरीके से बदल सकते हैं, आप अपनी परिभाषा को दूसरी तरीके से रख सकते हैं कि ऐसे सारी द्रव्य है जिनमें आवेशों का प्रवाह निरंतर होता रहता है, जो आवेशों के प्रवाह को रोकते नहीं है, जिनमें आसानी से आवेशों का प्रवाह हो जाता है, उन सभी को कहते हैं चालक पदार्थ। चलिए अब बात करते हैं दूसरी परिभाषा। आप उसके नीचे जाइएगा, अभी सेकंड टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, सेकंड टॉपिक के अंदर एक अंतिम परिभाषा रह गई है और इस अंतिम परिभाषा के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक है कुचालक, ठीक है, जिसे अथवा लगाकर कहते हैं परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ। 10th में भी आप इसका अध्ययन कर चुके हो, 11th में भी आपने कई चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा, कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ। देखिए इसको भी आप इसके शब्द से पहचान सकते हैं। कु माने जो बुरा है, अर्थात बिना के लिए उपसर्ग बना हुआ है, चालक नहीं है, जो चालक नहीं है वही कुचालक होता है। परावैद्युत माने जो वैद्युत के अधीन नहीं है, दूसरी मतलब जो वैद्युत को या विद्युत आवेशों को प्रवाहित नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ। आई बस हमने तो एक परिभाषा को दोबारा से आप लोग याद कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। परिभाषा इतनी टफ नहीं है जिन्हें आपको समझने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आशा करता हूँ आप बहुत जल्दी इन चीज परिभाषा को आसानी से पढ़ लेंगे। कुचालक क्या होता है? ऐसे सभी द्रव्य या पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, उन्हें कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ उदाहरण में। देखिए कोई भी चीज है उदाहरण से ही समझनी चाहिए। चालक पदार्थ होता है, आप सभी के सामने उदाहरण में पहले लिख देता हूँ, वो है तांबा, कॉपर, ये सभी क्या है? चालक पदार्थ है। चांदी, और आप सब लोगों की जानकारी जैसे आप सबको पता होगा कि चांदी इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट उदाहरण कही जाती है, बेस्ट एग्जांपल मानी जाती है चांदी, क्योंकि जो चांदी की चालकता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए से चांदी को सर्वश्रेष्ठ चालक कहा जाता है। तो चालक पदार्थ कई तरह के होते हैं। परिभाषा है कि जिनमें आवेशों का, इलेक्ट्रॉनों का, आवेशों का प्रवाह न होना चालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? एवोलोन, कांच की छड़, बहुत सारे हैं, लकड़ी है, पत्थर है, ये सभी पदार्थ क्या होते हैं जिनमें आप आसानी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता या आवेशों का प्रवाह नहीं होता, वो चालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं आपके सामने, ठीक है ना, और 2-4 उदाहरण मैं आपके सामने दे भी चुका हूँ। इतने उदाहरण काफी है और कोई उदाहरण काफी है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए मैं आपको अगले टॉपिक पे ले चलता हूँ। आपका ये टॉपिक नंबर है 3, ठीक है। 2 टॉपिक आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ और दोनों टॉपिक में आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत है आप दोबारा कमेंट कीजिए, हमें अपनी बताइए। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 3 के बाद। अब लिखा हुआ है घर्षण वाला आवेश। यहाँ पे शुरुआत, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था वीडियो में, इसलिए मैं आपको वीडियो को दोबारा शुरू कर रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ, ये टॉपिक नंबर 3 है। टॉपिक नंबर 3 है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां, ठीक है। आप सबके सामने लिखा हुआ है वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। आप देख सकते हैं मैंने 3 पॉइंट आपके यहाँ पे उल्लेखित किए हुए हैं, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला विधि जो आता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि है चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, और तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये 3 विधियों के द्वारा आप किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। आई बस में
दोबारा देख लीजिए एक बार फिर से। 3 विधियां होती है वस्तुओं को आवेशित करने की। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि है चालन द्वारा आवेशन और तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए अब बात करते हैं पहली विधि के बारे में, ठीक है, जहां से आपको पता चलेगा घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है। मैं एक डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। देखिए 2 बॉल है, 2 वस्तुओं में ले लेंगे, वस्तु ए और बी। अब बात करते हैं यहाँ पे वस्तुओं को आवेशित करना है, ठीक है। तो घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित करना ही घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वस्तु या द्रव्य को घर्षण की प्रक्रिया के द्वारा आवेशित करना इस विधि के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें वस्तु को आवेशित कर सकते हैं लेकिन घर्षण के द्वारा। अब घर्षण क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप सभी के सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि घर्षण क्या है। घर्षण का मतलब है घिसना आपस में, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ना, 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाकर एक दूसरे से स्पर्श करा के रगड़ना, उनके मध्य बल उत्पन्न करना, घर्षण बल उत्पन्न करना, ये घर्षण कहलाता है, ठीक है। अब घर्षण द्वारा आवेशन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। यहाँ पे वस्तु ए को कांच की छड़ मान सकते हैं, इस वस्तु को कांच की छड़ मान लिया, और वस्तु बी को हम लोग रेशम का कपड़ा मान लिया, ठीक है। वस्तु यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 2 वस्तु ली गई है, वस्तु ए और वस्तु बी। जहाँ पे वस्तु ए को मैंने नाम दिया है कांच की छड़ और वस्तु बी को नाम दिया है रेशम का कपड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे इस प्रक्रिया में हम लोग, तो हम कहाँ पर थे, चलिए शुरू से दोबारा एक बार और समझा देता हूँ आपको। मैंने 2 वस्तुएं ली हैं, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं घर्षण की प्रक्रिया के इन दोनों वस्तुओं को आवेशित करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, घर्षण की प्रक्रिया इन दोनों के मध्य उत्पन्न करते हैं। अब जैसे इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाकर आपस में जब रगड़ते हो तो आप देखते हो कि कांच की छड़ आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। जैसे ही दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षित किया जाता है, तो एक वस्तु में जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम दोनों वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेशन प्रक्रिया क्या होता है, घर्षण के द्वारा या अर्थात 2 वस्तुओं को आपस में रगड़कर उनमें आवेश उत्पन्न करना ही आवेशन की प्रक्रिया या घर्षण की प्रक्रिया द्वारा आवेशन कहलाता है। तो अब आप समझ सकते हैं, दोबारा आप लोग देख लीजिए। इसमें मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चलिए बस आगे चलते हैं हम लोग, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट विधि है। आप पहली विधि में समझ चुके हो कि जब वस्तु को आपस में घर्षण किया जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी विधि के अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श कराते हैं वस्तुओं को, लेकिन स्पर्श कराने के लिए हमें 2 वस्तुएं चाहिए। माना हमारे पास फिर से 2 वस्तु मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक पर, ये वस्तु ए हो गई और ये वस्तु बी हो गई, लेकिन इसमें एक शर्त रखी जाती है कि एक वस्तु इसमें आवेशित होती है। आगे बात समझ में आपको, इसमें एक वस्तु को आवेशित माना जाता है, इसके ऊपर संपूर्ण आवेश है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश ले सकते हो आप। माना ये वस्तु एक धनात्मक आवेश वाली वस्तु है और ये जो भी वस्तु है अनावेशित है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है। अब आप इस प्रक्रिया का यूज करते हैं जिसमें आप लोग देखते हैं सब लिखा हुआ है चालन या स्पर्श द्वारा। अब जैसे ही वस्तु ए को वस्तु बी के संपर्क में लाया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन सीधे वस्तु बी में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो आवेश ए पर जो वस्तु पर आवेश होता है धनात्मक आवेश, वो वस्तु बी में ट्रांसफर होता चला जाता है। इस प्रक्रिया में क्या हुआ था, हमने दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराया था, अर्थात एक दूसरे के संपर्क में लाकर उन्हें जोड़ दिया था। तो आवेशित वस्तु क्या करती है, अनावेशित वस्तु को अपना आवेश देकर उसे भी आवेशित कर देती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश समान हो जाए, ठीक है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश समान मात्रा में उपस्थित नहीं हो जाता, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें आवेशित वस्तु जो है अनावेशित वस्तु को अपना आवेश प्रदान करती रहती है। इसमें आवेशित वस्तु वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। आप जिस तरह की वस्तु लोगे वो अपना आवेश उसी प्रकार की, उसी प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु को स्थानांतरित करती रहती है। चलिए आगे देखते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो प्रेरण की प्रक्रिया द्वारा आवेशन में हम लोग आप शब्द से समझ सकते हैं प्रेरित प्रक्रिया, यानी कि प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित करना ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, ठीक है। मैं इसके बारे में अब विस्तार से बात करने वाला हूं। मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। मैं अपनी 2 विधि आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं।
अगर आप पढ़ के सुनिए इसे। अब हम बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में, जिसमें तीसरी विधि आती है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये एक इंपॉर्टेंट विधि है, कई बार पेपर में एग्जाम में आ जाती है, पूछ लेते हैं, कई बार टीचर लोग बच्चों से पूछ लेते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहा जाता है। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो असमान प्रकृति की वस्तुएं ली जाती है। मैं आपको डायग्राम बना के फिर से समझाता हूँ। देखिए दो वस्तुएं ली गई है, वस्तु ए और वस्तु बी। अब क्या होता है, इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन किया जाता है। इसमें एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है, लेकिन संपर्क या स्पर्श नहीं कराता। शर्त यहाँ होती है कि दूसरी प्रक्रिया में, तृतीय प्रक्रिया के अंदर बीच में अंतर ये होता है कि प्रेरण की प्रक्रिया में वस्तुओं को आपस में संपर्क नहीं लाया जाता या आपस में टच नहीं कराया जाता, स्पर्श नहीं कराया जाता। इसमें केवल प्रेरण की प्रक्रिया चलती है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो वस्तुओं को अचानक स्टैंड पर रख देते हैं, ठीक है, और आपस में जब उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए बिना स्पर्श कराए हुए, तो वो एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देते हैं, लेकिन इसमें स्पर्श नहीं करा जाता। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण की प्रक्रिया। ये से कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशित होना। इसमें भी ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है जिस तरह की आप लोग स्पर्श या संपर्क द्वारा आवेशित करते हो। प्रेरण की प्रक्रिया में केवल अंतर ये होता है कि इसमें वस्तुओं को स्पर्श नहीं करा जाता, इसमें केवल पास लाया जाता है, दूर ले जाया जाता है। पास दूर ले जाकर हम लोग प्रेरित करके इसमें हम लोग आवेश ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। चलिए थैंक यू। चलिए बच्चों, मैंने आपको आवेशित करने की तीनों विधियां बता चुका हूँ, तो आपको एक बार और बताया तो बोलकर कि हम लोग आवेशित तीन प्रकार से कर सकते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चालक या स्पर्श द्वारा आवेशन, या तीसरी विधि में मैंने आपको बताया प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। लेकिन अभी वो टॉपिक पूर्ण नहीं हुआ है, तो पूरा तरीके से खत्म नहीं हुआ है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं बोलकर और लिखकर आपको समझा। देखिए पहला बिंदु क्या होता है, अगर आप दो समान द्रव्यमान के गोले लेते हो, ठीक है, आपने जो वस्तुएं ली थी जो आवेशित करने के लिए, अगर उनका द्रव्यमान समान है, तो आवेशन करने के बाद वस्तुओं में जो उनका द्रव्यमान होता है, आवेशित करने के बाद वो भी समान होगा। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर किसी दो वस्तुओं को आप आवेशित करते हो, तो आवेशन प्रक्रिया खत्म होने के बाद उन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है, द्रव्यमान अलग अलग नहीं होता। इसलिए एक पहला बिंदु हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग समझ जाइए, अगर आप आवेशित करने से पहले तो असमान द्रव्यमान की वस्तु या कोई द्रव्य लेते हो, लेकिन आवेशित करने के बाद आप देखते हो कि दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो समान हो जाता है। दूसरा बिंदु, आवेशन का जो सही क्रम है, आवेशन का जो सही परीक्षण होता है वो प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। आई बात समझ में आपको? मैं एक बार और बोल के बनाता हूँ, आवेशन का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण होता है, ना कि आकर्षण। अब मैं आपको उदाहरण से इसमें समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि जब स्वर्ण पत्तियों पे हम लोग धनावेश उत्पन्न करते हैं, अगर किसी एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा, तो स्वर्ण पत्तियों पर जब आप धनात्मक लाते हो, धनावेश लाते हो, तो वो एक दूसरे को विपरीत प्रक्रिया में अनावेशित कर या विपरीत प्रक्रिया में विपील करती है, प्रतिकर्षित करती है। इसका मतलब क्या होता है, उनमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया को दिखा रही है। अगर आकर्षण होता तो क्या होता, दोनों पत्तियों पर आकर्षण होता है, एक पत्ती पर धनात्मक आवेश और एक पत्ती पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो आकर्षण की वजह से क्या होता, ये दोनों पत्तियां जुड़ जाती हैं एक दूसरे के कारण और उदासीन अवस्था में चली जाती है। इससे आपको किसी भी तरह के आवेश की प्रकृति का पता नहीं लग पाता। इसलिए कहते हैं जो आवेशों का जो परीक्षण होता है उसका सही परिणाम होता है प्रतिकर्षण, ना कि आकर्षण। तीसरा, संसूचन। देखिए, किसी भी वस्तु पर आवेश के मान की सूचना या उसकी गणना करने के लिए और उसका संसूचन मान पता करने के लिए हम निम्न तरह के उपकरणों का यूज करते हैं, जैसे कि प्रचलित धारामापी हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, संसूचन यंत्र हो गया। इस तरह के यंत्रों के द्वारा हम लोग संसूचन करके उनका पता लगा सकते हैं कि किसी भी आवेश या किसी भी वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित होता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी वस्तु पर या द्रव्य पर आप लोग 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम की विद्युत चुंबकीय तरंगें डालते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं।
मैं एक बार और बोल को बता देता हूँ, अगर किसी वस्तु पर 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के मध्य कोई चुंबकीय किरण या तरंग डाली जाती है तो उस वस्तु में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे वस्तु क्या होती है, धनात्मक हो जाती है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने पर वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने पर वस्तु धनावेशित हो जाती है। ये 4 बिंदु थे जो आप लोग समझिए, अच्छी तरह पढ़िए उसे, और दिक्कत आए तो आप बता दीजिए। चलिए बच्चों, मैं एक बात बताना भूल गया था, आपको बता देता हूँ कि जो एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम एक भौतिक राशि होती है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्षमता को या उनकी लंबाई को नापने के लिए काम है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, टॉपिक नंबर 4, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पहले भी बताने जानकारी दे दूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विद्युतदर्शी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। आप इसके शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, विद्युतदर्शी, विद्युत को देखने वाला। अब विद्युत क्या है, इस वाक्य में बोला गया, इस वाक्य में आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, विद्युत क्या है। अब विद्युत कभी देख ही नहीं, लोग क्या कहते हैं, विद्युत को कभी देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ वो है विद्युतदर्शी। इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई एक तथ्य छुपा हुआ है जो आपको जानना जरूरी है। विद्युत का मतलब क्या है, आवेश, आवेशों के प्रभाव को आप क्या कहते हो, विद्युत कहते हैं, आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था। तो विद्युत क्या है, आवेशों के प्रभाव, और आवेशों के प्रभाव को देखने वाला एक यंत्र या साधन जिसे विद्युतदर्शी कहते हैं। मैंने आपको इस टॉपिक में आपको परिभाषा भी लिखी हुई है, आप इसमें ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, पढ़ के भी देख सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ कि ऐसा यंत्र या साधन जो किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को पता करता है, अर्थात संसूचन करता है। संसूचन का मतलब क्या है, सूचना देता है, इंफॉर्मेशन देता है। अर्थात एक ऐसे मशीन जो किसी वस्तु या द्रव्य पर किसी भी आवेश की उपस्थिति बताता है कि आवेश उपस्थित है या नहीं है, तो इस प्रकार की यंत्र को कहते हैं विद्युतदर्शी। आई बात समझ में? चलिए एक बार निगाह डालते हैं इसके चित्र के ऊपर। इसका चित्र मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसमें एक कांच का जार लिया हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं, मेरी पुरानी क्लास में बच्चों ने भी कईयों ने पूछा है कि सर इसमें कांच का जार ही क्यों लिया जाता है, और आपके दिमाग में भी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ने कांच का जार क्यों लिया है, कोई अदर उपकरण, कोई अदर बर्तन या कोई दूसरा जार क्यों नहीं लिया हुआ, जैसे लकड़ी का है, लोहे का है, तो दूसरा भी जार ले सकते थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, यहाँ पर आपका उत्तर आपको सेटिस्फाई कर दूं कि कांच क्या होता है, पारदर्शक होता है। आप ट्रांसपेरेंट जिसे आप इंग्लिश में कहते हो, पारदर्शक जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो अंदर जो प्रक्रिया चलेगी, अंदर जो आवेश गमन होगा, आवेश की उपस्थिति को आंखों से या मशीन की द्वारा देखने के लिए एक पारदर्शक परत की जरूरत है। इसलिए जो जार का यूज हुआ है वो कांच का है, क्योंकि कांच एक अच्छा पारदर्शक है। दूसरा, बीचों बीच, इस जार के बीचों बीच मैंने एक धात्विक छड़ लगाई है, जिस पर कि प्रारंभ में इस पर किसी भी तरह का आवेश नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो डायग्राम है, जब ये प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी, ये प्रक्रिया जब शुरुआत नहीं की थी, तो प्रारंभ में धात्विक क्षण के ऊपर किसी भी तरह का आवेश नहीं था। क्यों? क्योंकि एक उदासीन क्षण थी, हमें पता नहीं था कि इस पे कौन सा धनावेश है या इस पे किस प्रकार का आवेश उपस्थित है। इसी आवेश को उपस्थित करने के लिए हम लोग विद्युतदर्शी यंत्र का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, ये आपकी धनावेशित वस्तु हो गई। इसका मतलब है हम एक प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया को यूज करते हुए इसके पास में संपर्क में लाएंगे और आवेश को स्थानांतरित करते हैं। ऊपर कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप ढक्कन कहते हो, एक डिस्क के ऊपर एक कॉर्क लगा रहता है बंद करने के लिए। आवेश को जब स्थानांतरित हो जाता है उसे बंद कर देते हैं, आवेशित क्षण को ऊपर से रोक दिया जाता है, आवेश को नीचे स्वर्ण पत्र लिया गया। अब यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया है। हम चांदी की या दूसरी किसी भी धातु की हम लोग पत्र का यूज कर सकते थे, हमने गोल्ड फॉइल अर्थात स्वर्ण पत्र का उपयोग क्यों किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बता दे, आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि स्वर्ण पत्र जो होती है उसकी परत, उसकी लेयर जो होती है बहुत माइनर होती है, बहुत छोटी होती है और आसानी से विद्युत प्रतिकर्षण प्रभाव को दिखा सकती है। इस वजह से हमने चांदी की पत्र ना लेकर स्वर्ण पत्र का उपयोग किया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें प्रक्रिया में और वास्तव में होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे ही हम लोग किसी धनावेशित वस्तु को डिस्क के पास लाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रक्रिया यूज होती है,
और आपको मैं बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु को 3 प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग आवेशित कर सकते हैं, और यहाँ पर उसमें 3 प्रक्रियाओं में से एक विधि का, एक प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। हम क्या करते हैं, धनावेशित वस्तु को जैसे इस डिस्क से, जो कि धात्विक क्षण से कनेक्ट है, हम धनावेशित वस्तु को जैसे डिस्क से कनेक्ट कराते हैं अर्थात स्पर्श कराते हैं, संपर्क में लाए, तो प्रक्रिया नंबर 2 का इसमें उपयोग किया गया। हमने दूसरी 3 विधियां पढ़ी हुई थी, जहां पर हमने विधि नंबर 2 का उपयोग किया गया है। हम धनावेशित वस्तु को डिस्क के पास लेकर आए हैं, उसे कनेक्ट कराया गया है, और कनेक्ट कराने के बाद जैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर इस धात्विक क्षण पर आ जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, और धात्विक क्षण से होते होते वो आ जाते हैं स्वर्ण पत्तियों पर। और स्वर्ण पत्तियां क्या होती है, प्रारंभ में स्वर्ण पत्तियां एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन जैसे इस प्रक्रिया के अंत में हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, स्वर्ण पत्र की जो पन्नियां होती हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण प्रभाव दिखाती हैं और दूर दूर हो जाती है, फैल जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि वो दूर क्यों चली गई। आई बात समझ में? आपको यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि कारण बताइए कि स्वर्ण पत्तियां जो हैं वो एक दूसरे से फैलाव क्यों दिखाती हैं, एक दूसरे से दूर क्यों चली जाती हैं। तो उसका कारण क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पर समान प्रकृति का आवेश उपस्थित है। आपको प्रारंभिक कक्षाओं में बताया हुआ कि समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और असमान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आवेशित करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धनात्मक आवेश उपस्थित हुआ है, और धनात्मक आवेश ही स्वर्ण पत्तियों पर दोनों तरीके से समान रूप से स्थानांतरित हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, समान आवेश की वजह से पत्तियां दूर दूर हो जाती हैं, और हमें पता चल जाता है कि जैसे इन पत्तियों पर आवेश उपस्थित होता है, तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यहाँ पर एक आवेश प्रेजेंट है, एक आवेश उपस्थित है। आइए समझे, इस पूरे यंत्र को हम लोग विद्युतदर्शी कहते हैं, क्योंकि हमने इस विधि के अंत में देख चुके हैं कि स्वर्ण पत्तियां जैसे ही फैल जाती हैं, तो हमें इस बात का संसूचन हो जाता है, इस बात की सूचना मिल जाती है कि स्वर्ण पत्तियों पर आवेश उपस्थित हो चुका है। ठीक है, सही। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारा जो 5th टॉपिक है उसका नाम क्या है, आवेश का मात्रक। ठीक है, देखिए सभी भौतिक राशियां जो हमारे विज्ञान में होती हैं उनका कुछ ना कुछ मात्रक होता है। आप मात्रकों के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ भी चुके हो, उनकी विमा और मात्रक आपने पढ़ा होगा। इस अध्याय में ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस आपको आवेश की मात्रा के बारे में एक छोटी सी जानकारी देगी। तो हम बात करते हैं कि आवेश का मात्रक बनाया जा सकता है। ठीक है, आवेश का मात्रक बनाने के लिए आप इसकी परिभाषा पे चाहिए। आपको परिवर्तित आवेश की परिभाषा क्या होती है, I बराबर Q/T। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे जो Q है वो क्या है, आवेश है। ठीक है, T क्या होता है, समय है, और I क्या है, विद्युत धारा। आपको लिखा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं, मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आवेशों के मात्रक बनाने के लिए, I बराबर Q/T, जहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज, जैसे कि आप लोग आवेश कहते हैं हिंदी में, T बराबर समय होता है, टाइम, I बराबर है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको आवेश का मात्रक चाहिए, तो Q बराबर क्या हो जाता है, I/T। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं I जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आप एम्पियर में लेते हैं उसका मात्रक, और T जो होता है वो होता है उसका जो समय का मात्रक होता है। ठीक है, वो होता है सेकंड। तो ये इसका मात्रक बन जाता है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इनटू सेकंड, या इसका जो दूसरा मात्रक हो सकता है अन्य मात्रक, वो आप उसे कूलम्ब कहते हो। अन्य मात्रक क्या है, कूलम्ब। इसका जो SI मात्रक है जो कि निर्धारित किया गया है इसके मान के लिए, तो SI मात्रक होता है कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब क्या है, बड़ा मात्रक है, एक बड़ा मात्रक है। SI मात्रक क्या है इसका, कूलम्ब, लेकिन वो बड़ा मात्रक है। आवेश के अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं। ठीक है, छोटे मात्रकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा नैनो कूलम्ब, ठीक है, माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब और पीको कूलम्ब। लेकिन इनके मान कूलम्ब के अनुसार क्या रखे जाएंगे, तो एक माइक्रो कूलम्ब जो होता है वो होता है 10 की पावर -6 कूलम्ब के बराबर। एक नैनो कूलम्ब क्या होता है 10 की पावर -9 कूलम्ब के बराबर, और एक पीको कूलम्ब होता है 10 की घात -12 कूलम्ब के बराबर। आई बस समझे, मैं एक बार और क्लिक कर देता हूँ। आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, एक SI मात्रक है और एक बड़ा मात्रक कहा जाता है, लेकिन इसके छोटे अन्य मात्रक भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि एक माइक्रो कूलम्ब, एक नैनो कूलम्ब और एक पीको कूलम्ब।
जिनके कूलाम के अनुसार जो मान होता है 10 टू पावर -6 या 10 की घात -6 कूलाम 1 माइक्रो कूलाम के बराबर होता है। 10 की घात -9 कूलाम नैनो कूलाम 1 नैनो कूलाम के बराबर होता है, और 10 की घात -12 कूलाम 1 पिको कूलाम के बराबर होता है। ठीक है। आवेश के अन्य मात्रा पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ वो है फैराडे। एक आवेश का एक मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका उपयोग होता है, लेकिन एक फैराडे का जो मान होता है कूलाम के अनुसार वो होता है 96,500 कूलाम। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, एक फैराडे ये इसका अनुमात्रक है। ये सीजीएस या एसआई पद्धति में यूज नहीं होता। एसआई पद्धति में जो यूज होता है वो होता है कूलाम। ये इसकी छोटी पद्धतियां हैं, और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जो कि सर्व प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसे पढ़ना, इसे इसका मान याद रखना बहुत जरूरी है, आपको उपयोग में आ सकता है। ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ आपसे। अंतिम विदाई जाते जाते मैं आपको कुछ बातें और बता दूँ। कल के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और आज के जितने भी टॉपिक हैं वो आप उनके, मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, उन्हें अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखिए सबकी मजबूरी है, आप समझना जरूरी है, और घर पर बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ, और आपको कोई भी दिक्कत है उसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और इसी के साथ मैं आपको कल के टॉपिक और बताकर जा रहा हूँ। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें 6वां टॉपिक आएगा आपके लिए आवश्यक गुणधर्म, जहाँ 4 तरीके के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप 4 विशेष गुणधर्म होंगे उनका अध्ययन करेंगे। और 7वां टॉपिक है आपके लिए कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितने भी टॉपिक आते हैं पूरा अध्याय जिस पर डिपेंड करेगा वो होता है कूलाम का नियम। तो इस नियम को आप बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, ये मैं आपकी आशा करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।